हमेशा ये कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट सीख लो तो जिंदगी संवर जाएगी। बचपन से ही हमने वो नारा सुना है ना, टाइम इज मनी। हाँ, बिल्कुल सुना है। हाँ, तो लेकिन क्या होगा अगर आज इस बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया जाए? मतलब एक नई दिशा में सोचना शुरू किया जाए। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में जिस किताब के सारांशों को हम खंगालने वाले हैं वो है डायरियस फॉरॉक्स की डू इट टुडे, और इसका दावा बहुत ही चौंकाने वाला है। इसका कहना है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखा है? ये काफी कड़ा शब्द है ना? जो लोग अपने समय को मैनेज करने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा काम टालते हैं। तो आज हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि बिजी दिखने और असल में प्रोडक्टिव होने के बीच की वो कौन सी बारीक रेखा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम समझेंगे कि लोग सब जानते हुए भी काम को क्यों टालते रहते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी को सुधारने से होनी चाहिए। समाज ने हमें, मतलब हम सबको यही सिखाया है कि जब कोई इंसान काम टालता है तो वो बस आलसी है। हाँ, लोग खुद पे ठप्पा लगा लेते हैं कि मुझ में अनुशासन ही नहीं है। बिल्कुल, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ क्योंकि मैं कामचोर हूँ। ये एक बहुत ही आसान सा बहाना है। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इसे एक अलग तरीके से समझा जाता है। काम को टालना समय प्रबंधन की समस्या है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को रेगुलेट न कर पाने की समस्या है। इंसान किसी काम को इसलिए नहीं टालता क्योंकि वो आलसी है, वो असल में उस काम से जुड़ी अप्रिय भावनाओं से भाग रहा होता है। अप्रिय भावनाओं से मतलब जैसे कि विफलता का डर हो गया, या बोरियत, घबराहट, या फिर अनिश्चितता कि आगे क्या होगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब समस्या वो स्प्रेडशीट या वो एक्सेल रिपोर्ट नहीं है जिस पर काम करना है। हाँ, बिल्कुल नहीं। समस्या वो दर्द है जो उस काम को शुरू करने के ख्याल से ही अंदर महसूस होने लगता है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। एक पेंटर की कल्पना कीजिए जो एक महान मास्टरपीस बनाना चाहता है। वो अपने स्टूडियो में है, सामने एक खाली सफेद कैनवस रखा है, हाथ में ब्रश भी है। पूरी तैयारी है। हाँ, लेकिन वो पेंट करने के बजाय अपना फोन निकालकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। या अचानक उसे लगता है कि अरे, कमरे की सफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, अचानक से सारे पेंडिंग काम याद आ जाते हैं। बिल्कुल, वो आलसी नहीं है। उस खाली कैनवस ने उसके दिमाग में एक डर पैदा कर दिया है कि क्या होगा अगर मेरी पेंटिंग खराब बन गई, क्या होगा अगर मेरी सारी मेहनत के बाद भी लोग इसे पसंद ना करें। मतलब दिमाग उसे बचा रहा है एक तरह से। एग्जैक्टली। हमारे दिमाग का जो एवोल्यूशनरी या विकासवादी ढांचा है ना, उसका प्राथमिक काम हमें सफल बनाना या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य हमें सुरक्षित रखना है। तो जब दिमाग को दर्द महसूस होता है तो वो उसे एक शारीरिक खतरे की तरह देखता है। जब दिमागी रूप से इमोशनल पेन होता है तो दिमाग तुरंत भागने का रास्ता खोजता है। ये तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे अंदर कोई डरा हुआ बच्चा बैठा हो। बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? अगर कोई बच्चा किसी अंधेरे कमरे में जाने से डरा हुआ है और हम उस पर जोर से चिल्लाएंगे कि बस चुपचाप अंदर जाओ, तो वो बच्चा शांत थोड़ी होगा। बिल्कुल नहीं, वो और ज्यादा घबरा जाएगा, रोने लगेगा। हाँ, विद्रोह करेगा। और हम इंसान अपने खुद के दिमाग के साथ अक्सर यही करते हैं। हम खुद को कोसते हैं, खुद को फोर्स करते हैं कि बस बैठो और काम खत्म करो, और नतीजतन हमारा दिमाग भागने का कोई नया बहाना ढूंढ लेता है। और इसी आत्मसंघर्ष की वजह से हम थक जाते हैं। खुद से लड़ना कभी भी एक टिकाऊ रणनीति नहीं हो सकती। यहीं पर डायरियस फॉरॉक्स द 5 मिनट रूल यानी 5 मिनट के नियम का बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं। 5 मिनट का नियम, ये कैसे काम करता है? जब कोई बड़ा काम सामने होना तो दिमाग को ये संकेत नहीं देना चाहिए कि मुझे आज ये पूरी रिपोर्ट खत्म करनी है। ये ख्याल ही बहुत भारी और डरावना है। हाँ, सोचकर ही पसीना आ जाता है। तो इसकी जगह लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इस फाइल को खोलूंगी और देखूंगी, बस सिर्फ 5 मिनट। सुनने में तो ये बहुत ही छोटा लगता है। मतलब कोई भी सोच सकता है कि 5 मिनट में क्या ही उखड़ जाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इस 5 मिनट के पीछे एक बहुत गहरी न्यूरोलॉजिकल साइंस काम कर रही है। अच्छा। हाँ, जब हम खुद से कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट काम करना है तो हम अपने दिमाग के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को बाईपास कर देते हैं। दिमाग को लगता है कि चलो 5 मिनट का दर्द तो सहा जा सकता है, ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। तो वो जो अलार्म बज रहा होता है दिमाग में, वो बंद हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही काम शुरू होता है
वो जो शुरुआती इनर्शिया या जड़ता है ना, वो टूट जाती है। भौतिकी का नियम है कि रुकी हुई चीज को ढकेलने में ज्यादा ऊर्जा लगती है। हाँ, फ्रिक्शन ज्यादा होता है शुरुआत में। सही कहा। लेकिन जब वो चीज चलने लगती है तो मोमेंटम यानी गति अपने आप बनने लगती है। अक्सर इंसान 5 मिनट के बाद रुकता नहीं है, वो काम करता चला जाता है। मतलब बस वो शुरुआत का वो पहला कदम सबसे भारी है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज जो सबसे अहम है वो है सेल्फ कंपैशन या खुद को माफ कर देना। खुद को माफ करना। प्रोडक्टिविटी की बात में माफी कहाँ से आ गई? क्योंकि अगर कल का दिन काम के लिहाज से बहुत बुरा गया तो आज सुबह उठकर खुद को अपराधी महसूस कराना, वो गिल्ट ट्रिप लेना तनाव को और बढ़ाएगा। और तनाव बढ़ेगा अब तो दिमाग फिर से काम टालने का रास्ता खोजेगा। ये एक दुष्चक्र है। खुद को माफ करना और अभी से एक नई शुरुआत करना ही इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। Here is where it gets really interesting। और यहीं पर ये बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए कि उस 5 मिनट के नियम ने काम कर दिया, जड़ता टूट गई और इंसान ने काम शुरू भी कर दिया, लेकिन फिर भी अक्सर देखा जाता है कि हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद भी शाम को एहसास होता है कि यार असल में कुछ ठोस काम तो हुआ ही नहीं। हाँ, वो सिर्फ दिखावटी व्यस्तता होती है। वही तो, 8 घंटे की उस दिखावटी व्यस्तता पर 2 घंटे का डीप वर्क या गहरी एकाग्रता भारी पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि हम फोकस बना ही नहीं रख पाते? इस भटकाव की जड़ उस गलत फहमी में है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, समय को मैनेज करने की कोशिश करना। ओके। देखिए, समय एक स्थिर चीज है। दिन में 24 घंटे हर इंसान के पास है, उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। असली मुद्रा जो हमारे नियंत्रण में है और जो बहुत तेजी से खर्च होती है, वो है हमारा अटेंशन या हमारा ध्यान। तो हमें टाइम नहीं, अटेंशन मैनेज करना है। बिल्कुल। हमारी अटेंशन एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह होती है। सुबह जब नींद खुलती है तो ये बैटरी 100% चार्ज होती है। हाँ, एकदम फ्रेश। लेकिन हर बार जब फोन की स्क्रीन चमकती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई गैर जरूरी न्यूज हेडलाइन सामने आती है, तो ये बैटरी धीरे धीरे चूस ली जाती है। इस अटेंशन वाली बात को मैं एक कंप्यूटर की रैम के उदाहरण से देखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में चाहे कितनी भी जगह हो, मतलब स्टोरेज फुल हो या खाली, लेकिन अगर रैम फुल है, यानी अगर एक साथ 50 अलग अलग टैब और प्रोग्राम खुले हुए हैं, तो पूरा सिस्टम हैंग होने लगता है। बिल्कुल, वो कर्सर गोल गोल घूमने लगता है। हाँ, शायद हमारे दिमाग के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है ना। ये रैम का उदाहरण स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है। जब दिमाग में अधूरे विचारों की, बिना ली गई मीटिंग्स की और तरह तरह की चिंताओं की भरमार होती है, तो दिमागी रैम पूरी तरह भर जाती है, सिस्टम क्रैश होने लगता है। और जब रैम खाली ही नहीं है तो किसी नए और जटिल काम के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? इसीलिए लेखक विचारों को कागज पर उतारने पर बहुत जोर देते हैं, जिसे ब्रेन डंप कहते हैं शायद। हाँ, ब्रेन डंप करना, यानी जो भी काम या विचार दिमाग में आ रहा है उसे एक डायरी में लिख लेना। कागज पर लिखते ही वो विचार हमारे दिमागी रैम से बाहर निकल जाता है और हमारा सिस्टम फिर से स्मूथ चलने लगता है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि जब हम बिजी होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। बहुत सारे टैब खोलकर बैठना बिजी होने की निशानी तो है, लेकिन वो सिस्टम को क्रैश करने का रास्ता भी है। इस बिजीनेस या हर समय व्यस्त रहने की आदत को इतिहास में बहुत पहले ही एक खतरे के तौर पर देखा गया था। महान दार्शनिक सुकरात ने करीब 2400 साल पहले कहा था कि एक व्यस्त जीवन के खोखलेपन से सावधान रहना चाहिए। 2400 साल पहले? मतलब ये समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेखक भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि हिलने डुलने को तरक्की समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। Don't confuse movement with progress. Exactly. जब हम एक काम छोड़कर तुरंत कोई मैसेज चेक करते हैं तो दिमाग को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करना। हाँ, और एक विषय से हटकर दूसरे विषय को प्रोसेस करने में हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भारी ऊर्जा और ग्लूकोज खर्च होता है। साथ ही जब भी फोन की घंटी बजती है तो दिमाग में डोपामीन का स्राव होता है, वो फील गुड केमिकल जो हमें फोन से चिपकाए रखता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक इनाम का रसायन नहीं है, ये इच्छा का रसायन है। वो छोटी सी पिंग की आवाज दिमाग को कुछ नया मिलने की उम्मीद जगाती है और बार बार ये डोपामीन का स्पाइक हमें अंदर ही अंदर बुरी तरह थका देता है। तो अगर ये सब इतना ही खतरनाक है
तो इस अटेंशन की चोरी को रोका कैसे जाए? अपनी इस रैम और बैटरी को कैसे बचा कर रखा जाए? इसका सबसे प्रभावशाली और मैं कहूंगी सबसे मुश्किल कदम है दिन के पहले घंटे में स्मार्टफोन या किसी भी स्क्रीन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना। सुबह उठते ही फोन नहीं छूना, ये तो बहुत मुश्किल है आजकल। शोर शराबे और दूसरों की प्राथमिकताओं को सौंपने के लिए नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा हथियार है ना कहने की कला विकसित करना। द पावर ऑफ नो। बिल्कुल। हर वो मीटिंग, हर वो जिम्मेदारी या आमंत्रण जो मुख्य लक्ष्य से मेल नहीं खाता, उसे ना कहना आना चाहिए। अगर हम इन छोटे छोटे भटकाओं से थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखें, तो ये जो अटेंशन की कमी है ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह आधुनिक समाज का उतावलापन भी है। आप किस तरह के उतावलेपन की बात कर रहे हैं? मतलब आज इंटरनेट की दुनिया में हर तरफ ये दावा है कि 30 दिन में अपनी जिंदगी बदलें, 60 दिन में करोड़पति बने। इंसान एक ही छलांग में बहुत बड़े परिणाम चाहता है। हसल कल्चर का असर। बिल्कुल। इस हसल कल्चर ने ऐसी झूठी उम्मीदें पैदा कर दी हैं जो केवल बर्नआउट और हताशा की तरफ ले जाती हैं। लोग थक कर हार मान लेते हैं। ये हसल कल्चर का सबसे बड़ा झूठ है कि सफलता के लिए हर पल संघर्ष करते हुए दिखना जरूरी है। हम इंटेंसिटी यानी तीव्रता के पीछे भाग रहे हैं, जबकि भागना कहीं और चाहिए। जबकि असल सफलता कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता से मिलती है। समस्या ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ या टिकाऊ विकास बहुत ही बोरिंग होता है। बोरिंग मतलब उसमें कोई मजा नहीं आता, उसमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, और इसी बोरियत को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। सफलता बोरिंग कामों को हर रोज बिना किसी नागे के करने का ही दूसरा नाम है। जैसे अगर कोई फैसला करे कि वो रोज सिर्फ एक पेज लिखेगा। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। सुनने में ये इतना छोटा लक्ष्य लगता है कि कोई भी कह सकता है कि यार सिर्फ एक पेज लिखने से कोई लेखक कैसे बन सकता है। लेकिन ये कंपाउंड इफेक्ट का जादू है। वही ना, रोज एक पेज लिखने वाला इंसान साल के अंत में बिना थके 365 पन्नों की एक पूरी किताब तैयार कर लेता है। इसे ही 0.1% रोजाना बेहतर होने का नियम कहा गया है। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम जो दिखते नहीं है, लेकिन समय के साथ वो एक पहाड़ बना देते हैं। और इन छोटे कदमों को लगातार लेते रहने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है विश्राम। पोमोडोरो जैसी तकनीकें यही सिखाती हैं कि 30 मिनट की गहरी एकाग्रता के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन लोग तो ब्रेक लेने को गिल्ट से जोड़ देते हैं। यही तो गलती है। अक्सर लोग ब्रेक लेने को समय की बर्बादी या एक लग्जरी मानते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजी के नजरिए से जब हम ब्रेक लेते हैं तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है। ये नेटवर्क क्या करता है? ये जानकारियों को प्रोसेस करने और नई चीजें सीखने के लिए जरूरी है। ये 5 मिनट का ब्रेक कोई विलासिता नहीं है, ये सिस्टम को रिबूट करने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। मतलब मशीन को ठंडा होने का वक्त देना। बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसे कई महीनों की थकान के बाद एक लंबी छुट्टी इंसान की पूरी बैटरी को रिचार्ज कर देती है ना। हाँ, वेकेशन के बाद हम कितना फ्रेश महसूस करते हैं। बस वो 5 मिनट का छोटा ब्रेक अगले 30 मिनट के लिए आपके दिमागी फोकस को पूरी तरह से वापस ले आता है। एक सवाल जो इस पूरी चर्चा से उभर कर आता है वो ये कि आखिर इंसान इतने रातों रात परिणाम क्यों चाहता है? ये उतावलापन या हसल कल्चर इतना हावी क्यों है हम पर? इस उतावलेपन की जड़ बहुत ही गहरी है। ये समय को लेकर हमारी एक बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई सोच से पैदा होता है। बचपन से हमें एक वाक्य बहुत प्रेरणादायक बताकर सिखाया जाता है। कौन सा वाक्य? ऐसे जियो जैसे कल तुम्हारा आखिरी दिन हो। अरे हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है। हर मोटिवेशनल स्पीकर ये तो कहता है, लिव लाइक देयर इज नो टुमारो। लेकिन जरा इस वाक्य के मनोवैज्ञानिक असर को समझिए। अगर कोई इंसान सचमुच ये मानने लगे कि कल सब खत्म हो जाएगा, तो क्या वो शांति से किसी काम पर ध्यान लगा पाएगा? नहीं, वो तो पैनिक कर जाएगा। बिल्कुल, ये विचार प्रेरणा कम और एक भयानक घबराहट या एंजाइटी ज्यादा पैदा करता है। ये हमें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे और शॉर्ट टर्म फैसले लेने पर मजबूर करता है। क्योंकि कल का तो भरोसा ही नहीं है। इसी के जवाब में डेरियस फोरोक्स एक बहुत ही क्रांतिकारी और मैं कहूंगी एकदम विपरीत विचार सामने रखते हैं। उनका कहना है, ऐसे जियो जैसे तुम अमर हो। अमर हो, ये विचार पहली बार में बहुत अजीब और थोड़ा खतरनाक भी लगता है। खतरनाक कैसे? मतलब अगर किसी को ये लगने लगे कि उसके पास अनंत समय है, कभी मरेगा ही नहीं, तो क्या वो बिल्कुल ही आलसी नहीं हो जाएगा?
क्या वो हर काम को अरे कल कर लेंगे कहकर टालना शुरू नहीं कर देगा? मैं समझती हूँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है, लेकिन इस विचार की गहराई असल में कुछ और ही है। अमर होने का ये माइंडसेट आलस नहीं पैदा करता, तो फिर क्या करता है? बल्कि ये इंसान के कंधों से समय खत्म होने का वो जो दम घोटू दबाव है ना, उसे पूरी तरह से हटा देता है। ये एक इंसान को लंबी अवधि का नजरिया अपनाने की आजादी देता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हाँ, प्रकृति के नियमों पर गौर करें। एक विशालकाय और मजबूत पेड़ कभी रातों रात नहीं उगता। सही बात है। वो सालों तक शांति से जमीन के बहुत गहरे अंधेरे में अपनी जड़ें फैलाता रहता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, और जब वो पूरी तरह तैयार होता है तब जाकर वो जमीन फाड़कर बाहर आता है और बड़े से बड़े तूफानों का सामना कर पाता है। वाह। अमर होने का मतलब है अपने काम में, अपनी कला में वो गहरी जड़ें विकसित करने का धैर्य रखना। So what does this all mean? इस गहराई को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करें तो इसके मायने बहुत साफ हो जाते हैं। कैसे? चाहे वो रिश्तों की बात हो या कोई नया हुनर सीखने की। जो रिश्ते जल्दबाजी में सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए बनाए जाते हैं वो कभी गहरे या टिकाऊ नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। और जो हुनर सिर्फ 30 दिन के क्रैश कोर्स से सीखा जाता है वो कभी किसी को मास्टर या उस्ताद नहीं बना सकता। जब समय की पाबंदी का डर हट जाता है तभी इंसान कुछ ऐसा बना पाता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। और ये अमरता का दृष्टिकोण एक और बहुत बड़ी बीमारी का इलाज करता है, जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, दुनिया में हर किसी को ये डर सता रहा है कि मैं पीछे छूट गया हूँ, बाकी सब बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन जब मन में ये विश्वास हो कि समय की कोई कमी नहीं है तो ये डर अपने आप मिट जाता है, क्योंकि आपकी अपनी एक अलग टाइमलाइन बन जाती है। एग्जैक्टली। तब इंसान अपनी प्रगति की दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। शांतिपूर्ण विकास, ये अवधारणा बहुत सुकून देने वाली है। लेकिन जब हम इस शांतिपूर्ण लंबी अवधि के नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो एक और चीज है जो एकदम खोखली और बेमानी लगने लगती है। कौन सी चीज? सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है। हाँ, सिर्फ सबसे बेहतरीन पल। बिल्कुल। और उन झूठे पलों को देखकर लोग अपनी असली जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। ये उस अंधी दौड़ का ही हिस्सा है जिसे हम प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। डैरियस इस पर बहुत साफ राय रखते हैं। उनका मानना है कि प्रतिस्पर्धा और निर्माण यानी क्रिएशन, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, प्रतिस्पर्धा हमेशा कमी या स्कार्सिटी की मानसिकता से जन्म लेती है। ये वो डरी हुई सोच है जो मानती है कि दुनिया में अवसर सीमित हैं। अगर किसी दूसरे ने वो कुर्सी पा ली तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। मतलब पाई का एक ही टुकड़ा है और सब उसी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, और ये मानसिकता सिर्फ ईर्ष्या, तनाव और असुरक्षा पैदा करती है। तो इसके विपरीत जो क्रिएशन है या कुछ नया बनाने का मतलब वो बहुतायत या अबंडेंस की मानसिकता है। सटीक। निर्माण इस अटूट विश्वास से आता है कि दुनिया बहुत विशाल है और यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है दुनिया में तो वो है ओरिजिनलिटी यानी असलियत की। सब कॉपी ही तो कर रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। जब कोई इंसान सिर्फ दूसरों की नकल करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ समय के लिए एक झूठी सुरक्षा का एहसास हो सकता है। लेकिन जब कोई खुद कुछ नया क्रिएट करता है तो उसे जिंदगी भर की आजादी मिल जाती है। वो अपनी ही लीग में होता है फिर। हाँ, एक क्रिएटर, एक निर्माण करने वाला व्यक्ति परिणामों की चिंता से मुक्त होकर सिर्फ उस काम की प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का आनंद लेता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेस में कौन आगे है और कौन पीछे, क्योंकि वो किसी और की रेस में दौड़ ही नहीं रहा होता है। बिल्कुल सही। अगर कोई इंसान इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर निकलकर सच में कुछ क्रिएट करना चाहे और एक लंबी अमर जिंदगी के नजरिए से खुद को तैयार करना चाहे तो उसे किन हथियारों की जरूरत पड़ेगी? यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि आज हर 6 महीने में तकनीक बदल जाती है, नए AI टूल्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर पुराने हो जाते हैं। इंसान आखिर किस चीज पर दांव लगाए जो कल पुरानी ना हो जाए? तकनीक कितनी भी तेजी से क्यों ना बदल जाए, एक चीज है जो हजारों सालों से नहीं बदली है। वो क्या है? इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर।
इसीलिए सारांश में यह बहुत जोर देकर कहा गया है कि किसी बहुत ही संकुचित या नीच सॉफ्टवेयर को रटने के बजाय यूनिवर्सल स्किल्स को सीखना चाहिए। यूनिवर्सल स्किल्स मतलब जो हर जगह काम आए? हाँ, ये वो हुनर है जो हर युग, हर इंडस्ट्री और हर माहौल में काम आते हैं। तो ये यूनिवर्सल स्किल्स का टूल किट कैसा दिखता है? इसमें कौन कौन से हुनर शामिल हैं? इस टूल किट में 4 सबसे अहम हुनर है। पहला है राइटिंग यानी लिखने की कला। लिखना आज के जमाने में? बिल्कुल। दुनिया में कोई भी काम हो वो साफ विचारों पर टिका है, और साफ लिखने का सीधा मतलब है साफ सोचना। दुनिया आज भी ईमेल्स, प्रस्तावों और लिखित संवाद पर ही चलती है। सही बात है। और दूसरा हुनर? दूसरा है परसुएजन, यानी अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचाना। इसे किसी को धोखा देना या मैनिपुलेट करना समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये अपने विचारों और अपने काम की सही कीमत दूसरों को समझाने का हुनर है। अपने आइडिया को बेचना आना चाहिए। हाँ। तीसरा है मनोविज्ञान, यानी इंसानी व्यवहार की गहरी समझ होना। लोग फैसले कैसे लेते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये समझना किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ह्यूमन साइकोलॉजी। और चौथा, जो अक्सर लोगों को चौंका देता है, वो है पर्सनल फाइनेंस या पैसों का प्रबंधन। पैसों का प्रबंधन। प्रोडक्टिविटी और क्रिएशन की इस दार्शनिक चर्चा में पैसों का हिसाब किताब कहाँ से आ गया बीच में? मैं बताती हूँ। ये इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि जब तक इंसान पैसों को लेकर असुरक्षित रहता है, उसके दिमाग में लगातार एक आर्थिक तनाव चलता रहता है। बिल कैसे भरेंगे, रेंट कैसे देंगे, ये सब। हाँ, और ये तनाव दिमाग की उसी रैम को पूरी तरह से घेर कर रखता है जिसकी हमने पहले बात की थी। एक डरा हुआ, पैसों की चिंता में डूबा हुआ दिमाग कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर क्रिएटिव नहीं हो सकता। उफ, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? पर्सनल फाइनेंस की समझ एक मानसिक शांति देती है, जो उस शांतिपूर्ण विकास के लिए सबसे पहली शर्त है। तो अब आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल, इन यूनिवर्सल स्किल्स को तराशने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई कोर्स? इसका सबसे आजमाया हुआ और शक्तिशाली तरीका है किताबें पढ़ना। लेखक यहाँ एक बहुत ही आक्रामक लक्ष्य की बात करते हैं, 1 साल में 100 किताबें पढ़ना। 100 किताबें? मतलब हर हफ्ते 2 किताबें? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन इसका एक सिस्टम है। पहला नियम है किताबें थोक में खरीदें। एक साथ बहुत सी किताबें पास होने से चुनाव करने में कि आज क्या पढूं, उसमें समय बर्बाद नहीं होता। और दूसरा नियम? दूसरा सबसे अहम नियम, हर जगह पढ़ें। सिर्फ अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का इंतजार ना करें। ट्रेन के सफर में, डॉक्टर के इंतजार में या जहां भी 10 मिनट मिले, फोन की स्क्रीन को देखने के बजाय किताब के पन्ने पलटें। फोन वाले डोपामीन को ज्ञान से रिप्लेस करना। एग्जैक्टली। और जो भी पढ़े उसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग में रहे और उसे कागज पर उतार कर लागू ना किया जाए तो वो ज्ञान नहीं, सिर्फ एक बोझ बन जाता है। तो अगर आज के इस पूरे डीप डाइव को, इस गहन चर्चा को एक धागे में पिरोया जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि काम टालने की बीमारी से खुद पर कोड़े बरसाकर नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल नहीं, है ना? और उन्हें स्वीकार करना, ये मानना कि हर किसी का अटेंशन सीमित है और अपनी उस दिमागी रैम को फालतू के शोर से बचा कर रखना। और सबसे बढ़कर उस उतावलेपन को त्याग कर एक अमर इंसान की तरह धैर्य के साथ बिना किसी से प्रतिस्पर्धा किए खुद को गढ़ना। वो बहुत ही खूबसूरती से समेटा आपने। लेकिन इन सब बातों के बीच स्रोत सामग्री से अलग एक विचार है जिस पर मैं चाहूंगी कि लोग बहुत गहराई से विचार करें। वो क्या है? आज की इस चर्चा में ये बिल्कुल साफ हो गया कि हमारा अटेंशन या हमारा ध्यान हमारे समय से भी ज्यादा कीमती दौलत है। हमारी पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था, ये अटेंशन इकोनॉमी इसी दौलत पर टिकी है। हाँ, अटेंशन इज द न्यू ऑयल। बिल्कुल। और हमारे फोन के नोटिफिकेशंस, ये चमचमाते हुए एप्स पल पल हमें इसी दौलत से लूट रहे हैं। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हर बार जब किसी ऐप की घंटी बजती है और हमारा ध्यान टूटता है, तो हम अपनी इस सबसे कीमती मुद्रा को खर्च करके असल में किसे अमीर बना रहे हैं? खुद को तो नहीं बना रहे। जरा सोचिए, अगर इस भाग दौड़ भरी लगातार हमें अपनी ओर खींचने वाली दुनिया में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हम तय करें कि हम अपना ध्यान सिर्फ अपने ऊपर खर्च करेंगे, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी शोर के,